नमस्कार दोस्तों। गुरुवार और शुक्रवार की रात को इजराइल ने ईरान पर भयंकर हमला किया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख को भी उड़ा दिया। अब जो खबरें सामने आ रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछले महीने किए गए हमले से यह हमला कहीं ज्यादा गंभीर है और कहीं ज्यादा सोचा समझा है। जितना यह हमला गंभीर है उससे भी ज्यादा खतरनाक है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब जैसे राष्ट्रों की प्रतिक्रिया। यह हमला खतरनाक क्यों है और इस बार की स्थिति गंभीर क्यों है, यह समझने के लिए कृपया वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कितना खतरनाक था इजराइल का ऑपरेशन और उसने कहां-कहां स्ट्राइक किया। इजराइल ने इस लेटेस्ट ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का कहना है कि पीएमटी स्ट्राइक से, अर्थात दुश्मन हम पर हमला करे उससे पहले कि उसकी हमला करने की क्षमता को खत्म कर देना। इस हमले में ईरान के कई मिलिट्री कमांडर मारे गए और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ईरान की आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी भी इसमें मारे गए। इजराइल ने कम से कम 100 टारगेट्स को स्ट्राइक किया और इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री स्ट्राइक के अलावा कुछ रेसिडेंशियल साइट्स भी थी, क्योंकि ईरान के साइंटिस्ट तो रेसिडेंशियल इलाके में ही रहते हैं ना। कितना भयंकर यह हमला था इसकी कल्पना आपको इसी बात से हो जाएगी कि इस हमले में इजराइल के 200 लड़ाकू विमान ने भाग लिया। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि मोसाद ने इसके पहले ही कई ड्रोन्स ईरान में छुपा दिए थे। उसने इन ड्रोन्स का उपयोग केवल टारगेट पर हमला करने के लिए नहीं किया, बल्कि टारगेट को टारगेट करने के लिए किया गया, अर्थात जो आर्मी बेसिस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनका ठीक ठाक निशाना इजराइल के लड़ाकू जहाज को मिल सके, इसलिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इसके बड़े ही गंभीर नतीजे ईरान को झेलना पड़े हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी भी मारे गए, ईरान के आर्मी प्रमुख जनरल मोहम्मद बघेरी मारे गए, खातम अल अनबिया ब्रिगेड के हेड क्वार्टर प्रमुख मेजर जनरल गुलाम अली रशीद भी मारे गए। टॉप 6 के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, जिसमें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 2011 से 2013 तक के प्रमुख फेरिदोन अब्बासी भी मारे गए। अब जान लीजिए उन साइट्स के बारे में जहां पर कि इजराइल के वायुसेना ने हमला किया। इसमें सबसे प्रमुख साइट नातंज है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। तेहरान पर तो आक्रमण किया ही गया, इसके अलावा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज करमनशाह, तब्रीज मारे गए, अहवाज और सिराज पर भी हमला किया गया। इसमें गौर करने लायक बात यह है कि इस्पाहान पर स्ट्राइक नहीं किया गया। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने पहले इस्पाहान पर स्ट्राइक किया था और अब यह माना जा रहा है कि इस्पाहान से ईरान ने अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वाइंड अप कर लिया है। इजराइल ने अपने हमले का एक और प्रमुख कारण यह भी बताया कि उसकी इंटेलिजेंस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि ईरान एयरफोर्स के कमांडर एक अंडरग्राउंड सेंटर पर इकट्ठा हुए थे और वह इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इसी कमांड सेंटर पर इजराइल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हमला किया, जिसमें कि आईआरजीसी के एयरफोर्स के कमांडर अमीर अली हेजादे मारे गए। इस तरह ईरान के ड्रोन विभाग के प्रमुख, अर्थात यूएवी विभाग के प्रमुख ताहिरपुर और एरियल कमान के प्रमुख दाऊद शेकिया भी मारे गए। दोस्तों, इतने बड़े हमले में यह तो बनी बनाई सी बात थी कि इजराइल ने दर्जनों रडार इंस्टॉलेशन और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए। जले पर नमक छिड़कने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तो यह वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें कि मोसाद के एजेंट्स ईरान की जमीन पर ईरान पर आक्रमण करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी जानने वाली बात यह भी है, इजराइल का यह अटैक तब हुआ है जब अमेरिका ने अपने आप को ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स में से पीछे खींच लिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप यह प्रयास कर रहे थे कि ईरान को किसी तरह न्यूक्लियर टॉक्स में इस बात पर सहमत कर लिया जाए कि वह अपना यूरेनियम इस हद तक इनरिच ना करे कि उसे न्यूक्लियर बम बनाया जा सके। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की लाख कोशिशों के और मनाने के बावजूद भी ईरान ने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया और आखिरकार अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। उसने अपने लोगों को भी मिडिल ईस्ट से वापस बुलाना चालू कर दिया।
उधर इजराइल ने भी यह कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया था। मतलब वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना अब अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर एजेंसी के बस की बात नहीं बची थी। गुरुवार को ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात आईएईए ने कहा कि ईरान लगातार ही परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन कर रहा है। वह आईएईए को इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहा है और लगभग 400 किलो यूरेनियम बल्कि कहे कि हाईली इनरिच यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। सारी की सारी वेस्टर्न सुरक्षा एजेंसी का एक मत था। हालांकि ईरान अभी भी बम नहीं बनाया है, लेकिन बम बनाने के लायक सारी सामग्री इकट्ठा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल आईएईए के इस बयान के आने का इंतजार कर रहा था और बयान के आते ही इजराइल ने ईरान पर कहर बरपा दिया। अब तीसरी बात यह जानते हैं कि ईरान ने इसकी क्या रिएक्शन की। रिएक्शन वही थी जो कि होना चाहिए थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नवनियुक्त प्रमुख ने यह कहा कि इजराइल को हम नरक का दरवाजा दिखा देंगे। ईरान के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा कि इजराइल को इसकी भयंकर दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। खोमेनी ने यह भी कह दिया कि इजराइल द्वारा यह हमला युद्ध की घोषणा ही है और सीधी सी बात है कि यदि कोई एक देश दूसरे देश पर युद्ध की घोषणा करता है तो दूसरे देश को तो जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 100 ड्रोन छोड़ दिए और इजराइल द्वारा 200 फाइटर जेट्स और ड्रोन्स द्वारा और मोसाद के एजेंट को ईरान में बिठाकर किया हुआ हमला कोई चंद दिनों या हफ्तों का प्रोग्राम नहीं है, यह महीनों की प्लानिंग है। और इतने बड़े हमले के बाद इजराइल को यह मालूम था कि ईरान की तरफ से इसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न जरूर किया जाएगा और इसकी तैयारी भी इजराइल ने अच्छे से कर ली थी। और इसलिए जब ईरान ने 100 ड्रोन छोड़े तो उनको इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन जिन क्षेत्रों में हमला होने की आशंका थी उन क्षेत्रों को इजराइल ने पहले ही खाली कर लिया। यहां तक कि तेल अवीव के भी कई क्षेत्रों में लोग बम शेल्टर में भेज दिए गए। तो इतना तो साफ है कि तुरंत तो ईरान ने इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ईरान इसका बदला लेगा। आगे या पीछे इसमें कोई दो राय नहीं। वह किस रूप में और किस तरह लेता है यह देखने की बात है। यह बात भी बिल्कुल तयशुदा है कि ईरान को सपने में भी यह आशंका नहीं थी कि इजराइल इस कदर का हमला कर सकता है। दोस्तों, अब चौथा बिंदु आता है कि विश्व के नेता इस पर किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आओ सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। मैंने ईरान को मौका दिया था कि वह न्यूक्लियर डील कर ले। मैंने उसको कड़े से कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि न्यूक्लियर डील कर लो, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद वह न्यूक्लियर डील नहीं कर सके। मैंने ईरान को चेता दिया था कि वह जितना सोच भी नहीं सकते हैं, जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उससे भी बुरा हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे खतरनाक हथियार है और इजराइल के पास उसमें से बहुत सारे हैं और इजराइल को उन हथियार को बहुत अच्छे से चलाना भी आता है। ईरान के कट्टरपंथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। वह सब के सब मारे जा चुके हैं और भविष्य में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है। बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं और भयंकर तबाही भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस जनसंहार को, इस नरसंहार को रोकने के लिए समय है। भविष्य के प्लान अटैक्स को रोकना है तो ईरान को समझौता करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ईरानी साम्राज्य बचे ही ना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। गॉड ब्लेस यू। यह थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इतने कठोर शब्द तो कोई मिलिट्री जनरल भी दूसरे देश के लिए नहीं बोलता है और यहां तो अमेरिका दूसरा देश नहीं है, अमेरिका तो तीसरा देश है। अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान थोड़ा नपातुला है, लेकिन वह भी ईरान को काफी चेतावनी दे ही रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बोला, इजराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर हमला किया है, अमेरिका इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका का टॉप प्रायोरिटी है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्सेस की सुरक्षा की गारंटी करना। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका प्रशासन ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा की पूरी योजना कर ली है और हम उस क्षेत्र में हमारे मित्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क में हैं। मैं ये साफ कर देना चाहूंगा कि ईरान गलती से भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका हितों या अमेरिका सैनिकों पर हमला ना करे। यह थे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द। अभी तक ईरान की तरफ से कोई दूसरे राष्ट्र सपोर्ट में नहीं आए हैं। सपोर्ट की थोड़ी बहुत भाषा सऊदी अरब ने भी बोली है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि भाई, जैसे इस्लामिक देश ईरान पर हमला करके इजराइल ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है,
अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों को खुला उल्लंघन किया है। सीधी और साफ बात है कि सऊदी अरब ने बयानबाजी करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। उसने यह नहीं कहा है कि अब वह ईरान की तरफ से बदला लेगा या कोई जिहादी जंग छिड़ जाएगी इजराइल के खिलाफ। सीधी सी बात है दोस्तों कि इन सारे देशों को अमेरिका की तरफ से पहले से ही फोन चला गया है कि वो ऐसा कुछ भी ना कहे जिससे कि उनका कमिटमेंट हो जाए किसी कार्रवाई का और उनकी बेइज्जती हो जाए। जब अमेरिका दीवार बनकर इजराइल के पीछे खड़ा है तब कोई भी इस्लामिक देश इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह तो जग जाहिर सी बात है। अब पांचवा बिंदु आता है कि इस हमले के इम्प्लीकेशंस क्या है, अर्थात इसमें से क्या क्या निकलने वाला है। सबसे पहला परिणाम तो यह है कि पश्चिमी देश और उससे भी खास के अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और ईरान को परमाणु हथियार विहीन रखना अच्छा ही है। ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री भी मान चुकी हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्री का मतलब सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इजिप्ट और यहां तक कि तुर्की भी। 1979 जब से ईरान में इस्लामी शासन आया है तब से ईरान की सरकार ने बाकी सारे मुस्लिम राष्ट्रों से एक तरह से पंगा ही ले रखा है। लेकिन ईरान के सैनिक और धार्मिक कटमुल्लों को अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इजराइल पर कुछ ना कुछ तो हमले करने ही पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे और इसलिए भविष्य में भी इजराइल पर और अमेरिका पर भी ईरान की तरफ से, यमन की तरफ से, हिजबुल्लाह या हमास की तरफ से हमले होते रहेंगे। निकट भविष्य में तो किसी गंभीर हमले की आशंका नहीं है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल पहले ही कमजोर कर चुका है और ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी जा चुकी है। लेकिन इतिहास ने यह भी सिद्ध किया है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन अलग अलग नाम लेकर आगे आते रहेंगे। जैसे इजराइल के खिलाफ सक्रिय सबसे बड़ा संगठन किसी जमाने में पीएलओ हुआ करता था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ खत्म हुआ तो हिजबुल्लाह और हमास जैसे कट्टरपंथी जिहादी संगठन बन गए। ईरान की कट्टरपंथी सरकार अपना वजूद बचाए रखने के लिए इजराइल को शैतान घोषित करती रहेगी और उस पर छोटे मोटे हमले करवाती रहेगी। समझ में आने वाली बात यह भी है कि हमला तो इजराइल के फाइटर जेट्स ने किया लेकिन अमेरिका का उनको पूरा समर्थन है और हो सकता है अमेरिका ने उनका कुछ इंटेलिजेंस भी सप्लाई किया हो। अमेरिका इजराइल को फाइटर जेट्स देता है, यह तो बनी बनाई सी बात है। आने वाले समय में इजराइल अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ता रहेगा, यह अमेरिका और इजराइल दोनों के हित में है। अमेरिका अपनी आर्मी को उतारे बिना अपना उल्लू सीधा करता रहता है। इजराइल को भी ईरान के परमाणु हथियारों से तो खतरा है ही, लेकिन साथ में इजराइल ईरान को इसलिए भी कमजोर करना चाहता है क्योंकि ईरान इजराइल में आतंकवाद फैलाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हुई घटना वह तो आप जानते ही हैं। हमारे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।